सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ई पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों, क्लास 9th के सब्जेक्ट जो हैं एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स और साथ में आपका साइंस, ये सारे सब्जेक्ट अब नए सिलेबस, नए सेशन 2022 और 23 के हिसाब से स्टार्ट होने वाले हैं। इस ई पाठशाला चैनल पे दोस्तों आप सभी लोग क्लास 9th के सारे चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से। और आप सभी लोग चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, या आप हमारे साथ दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है ऑफकोर्स जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, या आप जहाँ पे भी देख रहे हैं इस वीडियो को आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास 9 की सीरीज़ जो है पूरी स्टार्ट हो रही है। क्लास 9 to 12 हम सारे सब्जेक्ट जो ऑफकोर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी है, हम छोटा सा कुछ ऐड करेंगे मैथ और साइंस को लेके और इंग्लिश के सब्जेक्ट को लेके, फिर हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दुनिया की पहली ऐसी क्रांति दोस्तों जिसने बहुत ही बड़े लेवल पर लोगों को ये मैसेज दिया कि किस तरीके से एक राजा का शासन ख़त्म करके समाज में एक सही लोकतंत्र की स्थापना करी जा सकती है। और बहुत ही फेमस डायलॉग है और आई होप आप सभी लोगों ने इसके बारे में सुना हो कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप उससे इफ़ेक्ट होता है। तो ये इस स्टोरी की एक टैगलाइन है। इस चैप्टर में आपको ये मिलेगा भी जानने के लिए। अब वो क्यों है, जब वो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑफकोर्स उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चैप्टर का नाम फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो ऑफकोर्स हमें रेवोल्यूशन के बारे में जानना है। तो रेवोल्यूशन के लिए यानी कि क्रांति के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस तरीके से रेवोल्यूशन होता है, असल में रेवोल्यूशन का मतलब क्या है। रेवोल्यूशन के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग होना ज़रूरी है, राष्ट्रवाद की फीलिंग होना ज़रूरी है। और राष्ट्रवाद की फीलिंग होना इट मीन्स ये बिल्कुल उसी की तरह फीलिंग है कि किस तरीके से एक सोल्जर इतने ठंड में भी अपने झंडे को लेके, भारत माता के झंडे को लेके इतने बर्फ़ की वादियों में खड़ा रहता है। नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में किसी के नागरिक के अंदर नेशनलिज्म जब पैदा होता है, जब उसका नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम, कपड़े, कल्चर एक जैसे हो और उसी के लिए वो लोग लड़ाई कर रहे हों और उसी को बहुत आगे ले जाने की वो लोग सोच रहे हों, इसे ही नेशनलिज्म कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति में भी नेशनलिज्म ऐसे ही पैदा हुआ था। उन लोगों ने अपने खुद के झंडे बनाए, खुद का गाना बनाया, खुद की आर्मी बनाई, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिससे राजा का शासन खत्म होने के बाद फाइनली वहाँ पे सिस्टम जो है नई तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अभी हम और डीपली समझेंगे। नेशनलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसी फीलिंग का पैदा होना अपने अंदर से, अपने दिल से, जिससे वो किसी देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोच रहे हो, और वो राष्ट्रवाद है। हमारे इंडिया में भी गांधी जी ने हमारे अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करी थी। चरखा चलाओ, स्वदेशी कपड़े पहनो, ऐसा ही यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हुआ था। तो देखो, हमारे इंडिया के अंदर तो गांधी जी हमें पता है, और एग्जाम्पल के लिए जो नेशनल फादर बोले जाते हैं, ऑफ कोर्स फ्रांस की क्रांति करने वाला कोई ना कोई लीडर तो हो गई। ऐसे कि अगर आप यहाँ का देख लो, इटली के अंदर गिउसेपी गैरिबाल्डी इटली के अंदर क्रांति लेके आए थे। दूसरा फिर आपका जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका में क्रांति करने वाले व्यक्ति थे। हो चिन मिन ऑफ कोर्स वियतनाम में, और हमारे इंडिया में महात्मा गांधी। ये सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को पैदा कराया और देश आज़ाद करवाया। ये किसी न किसी के गुलाम थे। फ्रांस के अंदर राजा का शासन चल रहा था और इनकी दूसरी कंट्री के अंदर भी किसी न किसी का शासन चल रहा था। इन सबको इन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग पैदा करवाई और फाइनली पूरा का पूरा फ्रांस अपनी अपनी कंट्री को आज़ाद करवाया। और फ्रांस में भी सेम ऐसा ही प्रोसेस हमें देखने को मिला। अब फ्रांस की कहानी सिंपल सी है कि फ्रांस में तानाशाह सरकार था, डायरेक्टोरियल एंड एंटी पीपल पॉलिटिक्स ऑफ द मोनार्क। मतलब फ्रांस के अंदर ज़्यादातर जो अपराइजिंग हुआ, राजा के खिलाफ जो लोग खड़े हुए, सभी लोगों ने कहा राजा का शासन खत्म होना चाहिए। और इसी वजह से जो जन विद्रोह था, जो मास मूवमेंट था, वो बहुत बड़े लेवल पे भड़क गया। और फाइनली यहाँ पे 14 जुलाई 1789 के दिन किला था, ये किला आप दिखाई दे रहा है आपको, इस किले पे अटैक कर दिया लोकल लोगों ने और वहाँ से क्रांति निकल के आती है। तो फ्रांस की क्रांति में कुछ सिलेक्टेड डेट है जो आपने याद रखनी है दोस्तों। सिलेक्टेड डेट मैं आपको बता देता हूँ। वो सिलेक्टेड डेट अगर आप याद रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जुलाई 1789, उसके बाद अगस्त को 4 या 7 अगस्त था आई थिंक उस दिन 1789, उसके बाद
यहाँ से संविधान बनना स्टार्ट करा और 1791 के अंदर जाके संविधान फ्रांस का बन गया। अब ये क्या है, इसके ऊपर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम डिटेल में डिस्कस करते चले जाएंगे। ये डेट आपको याद रखनी है अभी वीडियो के पहले पार्ट में। वीडियो के बहुत पार्ट आएंगे, चैप्टर बहुत बड़ा है, इसी वजह से हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। ओके, तो हमें ये क्या समझ में आया कि फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1799 के दिन। राजा का जो किला था, बेस्टाइल बोलते हैं, इस पे लोगों ने धावा बोल दिया और राजा को समझ में आ गया कि फाइनली अब मेरी लंबे समय तक नहीं चलने वाली और अब मैं कुछ नहीं कर सकता और मुझे संविधान को मानना ही पड़ेगा। अब ऐसा सिस्टम क्या हुआ, ऐसा क्या दिक्कत हुई कि जनता इस दिन भड़क गई पूरी तरीके से, क्यों राजा उस समय दबाव में आ गया? बहुत सारी इसके पीछे कहानी है, बहुत सारी, मतलब किताबों में तो क्या है, एक सीरियल वाइज नहीं है, लेकिन ई पाठशाला चैनल पे आप सीरियल वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। कहानी स्टार्ट होती है लुइस 14 से। लुइस 14 से कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों, और लुइस 14 की कहानी कैसी है मैं आपको बता देता हूँ। ये है लुइस 14, ठीक है। लुइस 14 जो है ये लुइस 14 है, ठीक है। लुइस 14, ये बंदा जो था ना, ये कहता था कि मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, और जो मैं कहूँगा वो सभी लोगों को मानना पड़ेगा, यानी कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो ये लोगों को भगवान अपने आप को प्रिटेंड कराने की कोशिश करवाता था। और उसके बाद इसका बेटा आया लुइस 15। लुइस 15 जो था वो भी फ्रांस का ही राजा था, हायरार्की सिस्टम होता है ना। उसके बाद आया उसका बेटा लुइस 16, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर इनका नाम ऐसे क्यों होता है। देखिए जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त तृतीय, रुद्रमन सेकंड, रुद्रमन द्वितीय, तृतीय, ऐसे होता है ना हमारे इंडिया के अंदर। तो सेम इनमें भी ऐसा होता था कि लुइस नाम का कोई बंदा इनके वंशज का सबसे पहला बंदा होगा, और उससे फिर लुइस लगते 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 14, 15, 16, 17 ऐसे होता रहा। अब ऐसा ही क्यों होता रहा? हमारे इंडिया के अंदर अगर आपने डायनेस्टी रूल देखा होगा तो पैटर्नली सिस्टम होता है ना। पैटर्नली सिस्टम का मतलब क्या होता है? महाभारत में क्या हुआ था? महाभारत में तो यही हुआ था ना कि क्या कहते हैं, जो भीष्म थे और क्या कहते हैं धृतराष्ट्र थे और उनके जो कुंती पुत्र थे, ये आपस में जो प्रॉपर्टी बटी थी वो लड़कों के बीच में ही तो बटी थी। तो पैटर्नली सिस्टम इसको कहा जाता है, और इसको हायरार्की सिस्टम कहा जाता है कि फादर के बाद बेटे को, और बेटे का उसके बेटे को, उसके बेटे का उसके बेटे को मिलता रहता है। तो फ्रांस में भी सेम ऐसा ही हो रहा था कि फ्रांस में लुइस 14 जो था वो कहता था आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मैं भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ और जो मैं कहूँगा वो सभी को मानना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स वॉर में एंगेज रहता था। लुइस 15 ने भी यही करा, वॉर में एंगेज रहता था, अपने आप को रखता था, और लुइस 16 ने भी ऐसा ही करा। चांदी की चम्मच में पले हुए बड़े हुए लोग थे ये लोग, इन्हें नहीं पता था कि साम्राज्य क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा। नॉर्मल जनता उस समय सवाल जवाब भी नहीं करती थी। अब प्रॉब्लम आई यहाँ पे जब पैटर्नली सिस्टम में कि भाई लुइस 14 मर गया, लुइस 15 मर गया, अब आया लुइस 16 की बारी। लुइस 16 जो था बेचारा एट द एज ऑफ 22 की क्या एज होती है? 22 की एज में ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीगेट से शादी हो जाती है। अब हनीमून मनाने की उम्र में बेचारा शासन की भागदौड़ संभालने में लग गया था। सोचिए कितना बुरा था इस बंदे के साथ। अब इस बंदे की शादी हुई, और ये बंदा भी सेम ऐसा ही था कि क्या कहते हैं, एक होता है ना वो डायलॉग जो है ना कि कुछ डायलॉग था कि बाप निकले तो शराबी, दूजा निकले तो क्या खराबी, ऐसा कुछ एक डायलॉग है। तो इसमें सेम ऐसा था कि अगर फादर भी क्या कहते हैं वॉर में एंगेज होते थे और ये बंदा वॉर में एंगेज ना हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेन बात ये था कि ये बंदा भी वॉर में एंगेज रहता ही रहता था। ये इस बंदे की 20 साल की उम्र में शादी हो गई, और ऑस्ट्रेलिया की रानी से, ऑस्ट्रेलिया में समझ लेना, ऑस्ट्रेलियन की रानी से इसकी शादी हुई मैरी एंटोनीगेट से। और उसके बाद क्या कहते हैं, ऐसा ये कहा जाता है कि लुइस 16 जो था सत्ता में जब आया तो इसने भी अपने आप को वॉर में एंगेज रखा। क्या करा उसने, इवन उसने लुइस 16 ने क्या करा, अमेरिका की 13 कॉलोनी थी, 13 कॉलोनी कौन सी ये देख सकते हो आप, अमेरिका की ये 13 कॉलोनी, उस समय इसने पैसा खर्च किया, अपनी आर्मी को इस्तेमाल करा, और अमेरिका को ब्रिटेन की उससे किससे कब्जे से, ब्रिटेन के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए इस बंदे ने अपनी खुद की आर्मी भेजी। कितनी बेवकूफ़ियत थी, मतलब लड़ाई हो रही है ब्रिटेन की और अमेरिका की, लेकिन फ्रांस
कि राजा ने लुईस 16 ने अपनी आर्मी भेज दी उसको आज़ाद कराने के लिए। जबकि ऐसा होता है जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, रशिया यूक्रेन की अगर लड़ाई हो रही है तो अमेरिका अगर यूक्रेन की मदद करेगा तो सिंपल शब्दों में तो यही होगा ना कि यूक्रेन जो होगा वो अमेरिका की मदद करेगा, अमेरिका को पैसे देगा या अमेरिका से कोई डील फाइनल करेगा, जब तो अमेरिका हेल्प करेगा ना। लेकिन यहाँ पे फ्रांस के लोग क्या कर रहे थे, फ्रांस के राजा क्या कर रहे थे, अपने शान शौकत दिखाने के लिए, अपना रुतबा मेंटेन करने के लिए फ्रांस की 13 कॉलोनी को आज़ाद करवा रहे थे ब्रिटेन से, और अपनी आर्मी खामिखा भेज रखी थी, वॉर के अंदर इंगेज कर रखी थी। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत जो थी ना वो ये थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये आप सोचोगे कि अमेरिका की 13 कॉलोनी कैसे हुई, क्या हुई, इसके पीछे की हिस्ट्री थोड़ी सी बैकग्राउंड है, वो आप बस इतना सा समझ लीजिए कि एक टाइम ऐसा था कि जब ब्रिटेन था ना वो नई नई कॉलोनियाँ बनाया करता था। जैसे कि ब्रिटेन ने, आप देख सकते हो हमारे इंडिया के अंदर एक नई कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कॉलोनी बनाई थी, ब्रिटेन ने, देखो जितना भी आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, इधर इधर पे इस ब्रिटेन ने, इस यूनाइटेड किंगडम ने अपनी कॉलोनियाँ बना रखी थी। अब हुआ क्या था कि हुआ ये था कि ब्रिटेन ने बाद में 13 कॉलोनी भी बसाई। ब्रिटेन ने क्या करा, ब्रिटेन ने यहाँ पे 13 कॉलोनी बसाई। कैसे बसाई, अपने कुछ ब्रिटेन के लोगों को यहाँ भेज दिया, और यहाँ के जो रेड इंडियंस यहाँ पे रहते थे, रेड इंडियंस, उनके ऊपर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और रेड इंडियंस की कहानी 11th क्लास की हिस्ट्री में आपको जाके मिलेगी पढ़ने के लिए, तो इतना डिटेली आपने नहीं पढ़ना। तो कुछ लोगों को यहाँ भेज दिया और कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो ऑस्ट्रेलिया के टेरा न्यूलेस पीपल, इनके ऊपर भी यूके के लोगों ने कब्जा कर लिया था, और यहीं पे भी अमेरिका की 13 कॉलोनी जो थी, 13 कॉलोनी वो बसी थी। बाद में जो ब्रिटेन से निकले हुए लोग यहाँ आके बसे थे, तो उन लोगों ने कहा कि हम आपके गुलाम नहीं है, जो नई जनरेशन आई थी। तो नई जनरेशन के लोगों ने कहा कि अमेरिका माता की जय, इन्होंने कहा अमेरिका माता की जय। तो ऑफकोर्स फ्रांस के राजा ने कहा हम आपकी मदद करेंगे। तो इस हिसाब से जब ब्रिटिश लोगों का ये एम्पायर था, ये जगह था, लेकिन यहाँ के लोकल लोग, जो नई जनरेशन आई, तो उन्होंने कहा हमें चाहिए पूरी इज्जत। तो यहाँ पे 13 कॉलोनी बसी थी, लेकिन 13 कॉलोनी बसने के बाद लुईस ने इनको आज़ाद करवाया, और धीरे धीरे फिर अमेरिका के लोगों ने, यूएस के लोगों ने ये पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, धीरे धीरे करते करते करते। अब वो इतना डीपली आपने नहीं पढ़ना है, वो तो इतिहास की बात है। ये 13 कॉलोनी थी, देख रहे हो आप, कब्जा करते 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 इन्होंने कितना कब्जा कर दिया। यानी कि आज के जो जॉ बाइडेन है, जो वहाँ के राष्ट्रपति बोले जाते हैं दोस्तों, वो जॉ बाइडेन आज आप देख सकते हैं कि इस पूरी जगह के मालिक है। ऑफकोर्स अभी इसका शक्ल कुछ बदल चुका है, कहाँ पे 13 कॉलोनी थी और कहाँ पे आज अमेरिका पूरा इनका है ना। तो ये पीछे ही कहानी थी। फ्रांस के राजा की सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत कि उसने पैसा खर्च कर दिया यहाँ पे, और जब पैसा खर्च कर दिया वॉर के अंदर, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि पैसा खर्च करने के बाद यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि लुईस को जो पैसा, क्या कहते हैं, उसने अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर के अंदर खर्च किया था, ऑफकोर्स उसके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे जो था वो कर्जा चढ़ गया, ये पैसा कर्जा चढ़ गया उसके ऊपर। ऑफकोर्स जब कर्जा चढ़ गया तो राजा ने कहा कि भैया मेरे पास तो तिजोरी खाली है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो क्या करा उसने कहा भाई जो जिसने पैसा क्या कहते हैं फ्रांस को दिया, जिसने फ्रांस ने जिससे पैसा लिया, ऑफकोर्स उसने पैसा मांगना चालू कर दिया। मान लो कि ये फ्रांस है, मान लो जी ये फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे अक्षय कुमार की शक्ल में फ्रांस है, और ये जो लैंडर है जिन्होंने फ्रांस को पैसा दिया था, उन्होंने कहा भैया हमें 10% के इंटरेस्ट के साथ, लोन के साथ अभी पैसा दोबारा वापस दो। अब फ्रांस कह रहा है कि यार पैसा हम दे नहीं सकते, हमें थोड़ा बहुत समय दो। तो मनी लेंडर ने कहा ठीक है हम आपको समय देते हैं। 2 बिलियन लिब्रे जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे फ्रांस ने क्या करा कि फ्रांस ने पैसे देने के चक्कर में अपनी ही कंट्री के ऊपर बोझ बढ़ा दिया, क्योंकि मेन बात ये थी कि पैसा आएगा कहाँ से, राजा के पास तो पैसा पहले से ही नहीं था, क्योंकि लुईस 14 ने पैसा खर्च कर दिया, लुईस 15 ने पैसा कर दिया खर्च, लुईस 16 खुद वॉर के अंदर इंगेज हो गया, और इस हिसाब से फ्रांस की फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी वो खराब होती चली गई, और फ्रांस में हो गया पूरी तरीके से दिवालिया। अब मेन बात है कि राजा को शासन तो चलाना है, तो राजा ने अपनी आर्मी मेंटेन करनी है, कोर्ट ऑफिसर्स भी मेंटेन करने, गवर्नमेंट भी मेंटेन करना है, यूनिवर्सिटी भी मेंटेन करना है। इसके लिए लगा दिया उसने इंक्रीज टैक्स बढ़ा दिया राजा ने। और जब टैक्स बढ़ा दिया राजा ने, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ियत राजा की यही हुई, जनता के ऊपर ये बोझ बढ़ गया। और जनता के ऊपर जब बोझ बढ़ गया दोस्तों, अब यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सेम ऐसा ही करती है। कोई भी नया क्या कहते हैं वित्तीय मंत्री जो भी आता है, वो कोशिश यही करता है कि दूसरे देश से फंडिंग इकट्ठा करने का कोशिश करता है। दूसरे देश की जब फंडिंग देते हैं, जब पैसा देते हैं, तो ऑफकोर्स वो इंटरेस्ट के बिहाफ पे पैसा वापस भी लेंगे। अब ये लोग फंडिंग तो ले लेते हैं, लेकिन आप जैसे और मेरी जनरेशन के जो लोग होते हैं वो टैक्स के रूप में पैसा भरते रहते हैं पूरी जनरेशन।
और इसीलिए राजा ने भी यही करा कि इंक्रीज कर दिया टैक्स को और नॉर्मल जनता के ऊपर बढ़ गया इसका भार। और यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रांस में क्या था कि फ्यूडल सोसाइटी जो थी जिसमें थर्ड कैटेगरी के लोग थे बेचारे वो पिस रहे थे, क्लर्जी और नोबैलिटी जो थी वो फायदे में थी। और इसे ही फ्यूडल सिस्टम कहा गया जो मिड एज के अंदर थी पूरी फ्रांस के सोसाइटी के अंदर। और फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा कारण था जो बेचारे थर्ड कैटेगरी के लोग थे उनकी लाइफ जो थी पिस रही थी, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम वहाँ पे गलत था। फ्यूडल सिस्टम क्या है इसके बारे में हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो के अगले पार्ट में सब पढ़ाया जाएगा आपको। अब मेन बात ये है कि फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो कुछ इस तरीके से थी, क्लर्जी, नोबैलिटी एंड थर्ड क्लास। थर्ड क्लास के लोगों को ही टैक्स देना पड़ रहा था, सेकंड और फर्स्ट क्लास के लोग टैक्स नहीं देते थे। और अब यहाँ पे बैकग्राउंड में कहानी बनते बनते फाइनली बहुत बड़ा एक्शन हो जाता है। दोस्तों ये सारा पार्ट मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था चैप्टर का कि फ्रांस की क्रांति का कारण क्या था। ये सब आप देखोगे कि नोबैलिटी, क्लर्जी, थर्ड स्टेट के लोग क्या होते हैं, कैसे कैसे जनसंख्या में थे, वगैरह वगैरह, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।